अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में आपको एंडी रूबिन के बारे में बाकी मालूमात देने वाला हूं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपने मेरी एंडी रूबिन के ऊपर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये टॉपिक सही तरह से समझ में आए। लैरी की एंडी से पहले मुलाकात एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पैनल में हो चुकी थी। एंडी और सीयर्स गूगल के माउंटेन व्यू हेडक्वार्टर्स में गए जनवरी 2005 के फर्स्ट वीक में। वहाँ उनकी मुलाकात लैरी और गूगल के को फाउंडर सर्गी ब्रिन से हुई। इसके अलावा उस मीटिंग में जॉर्जस हैरिक जो गूगल वेंचर्स के एडवाइजर थे वो भी शामिल थे और उस कंपनी के 10 एम्प्लॉयज भी मौजूद थे। लैरी ने वक्त न जाया करते हुए एंडी के पुराने काम की तारीफ की। लैरी ने टी मोबाइल साइडकिक की तारीफ करते हुए कहा कि वो उन बहुत कम बेहतरीन फोन्स में से जो उन्होंने आज तक देखे हैं। फिर सर्गी ब्रिन ने कुछ जोक्स क्रैक किए। इसके अलावा उन्होंने इस टेक्नोलॉजी पर बात की जो साइडकिक में यूज हुई थी। इस मीटिंग का मकसद सिर्फ एंडी की तारीफ ही करना नहीं था बल्कि वो उन्हें टेस्ट करना चाहते थे। उन्होंने एंडी को प्रेस करना जारी रखा ताकि वो उन्हें बताएं कि वो और क्या कर सकते थे उसे और बेहतर बनाने के लिए, और उन्होंने उस मोबाइल को उसे इसी तरह से क्यों बनाया। ये अग्रेसिव कन्वर्सेशन नहीं थी बल्कि कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज थी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। जब एंडी और सीयर्स मीटिंग से बाहर आए तो ये क्लियर था कि गूगल को एंड्रॉइड में इंटरेस्ट है, मगर इसकी वजह जाहिर नहीं थी। उनके दिमाग में ये भी आया कि शायद गूगल अपना मोबाइल सॉफ्टवेयर बना रहा हो और क्योंकि एंड्रॉइड उनका कंपटीशन था तो उनसे सीख रहा हो। 45 डेज के बाद गूगल ने एंडी को सेकंड मीटिंग के लिए बुलाया। इस बार लैरी की इंटेंशंस क्लियर थी और वो मीटिंग चारों को फाउंडर्स ने अटेंड की थी। वह एंडी अपने साथ एक प्रोटोटाइप लाए थे गूगल को दिखाने के लिए। मीटिंग शुरू होने के बाद हैरिक सीधा पॉइंट पर आए कि गूगल एंड्रॉइड को खरीदना चाहता है। सब चौंक गए मगर उस वक्त एंड्रॉइड को फंडिंग की सख्त जरूरत थी। एंडी रूबिन, क्रिस वाइट और सीयर्स उस वक्त मीटिंग में मौजूद थे, मगर रिच माइनर जो चौथे को फाउंडर हैं और जो इस वक्त गूगल वेंचर्स में काम करते हैं वो चाहते थे कि एंड्रॉइड साइज में छोटा रहे। मगर फिर एंड्रॉइड ने गूगल की ऑफर एक्सेप्ट कर ली जो $50 मिलियन की थी। उनकी पहली मीटिंग के 6 महीने बाद एंड्रॉइड की टीम गूगल प्लेक्स में शिफ्ट हो गई जुलाई 11, 2005 में। अप्रैल 2006 में एंड्रॉइड टीम ने बिल्डिंग 44 में शिफ्ट कर लिया जो उनका हेडक्वार्टर बना। बिल्डिंग 41 में रहने के बाद जब वो बिल्डिंग 44 में गए तो उन्हें एहसास हुआ कि वो बाकी गूगल से बिल्कुल अलग है। उस वक्त बिल्डिंग का गार्ड साइलॉन था, बैटल स्टार गैलेक्टिका से, जो एंट्रेंस से प्राइवेट ऑफिस तक गार्ड करता था। इसके अलावा वर्क स्पेस गिज़मोस, गैजेट्स और रोबोट से भरा हुआ था। एंड्रॉइड में थोड़ी सी झिझक पैदा हो गई थी इतने बड़े गूगल का हिस्सा बनने के लिए। इसकी एक वजह ये भी थी कि उन्हें बाकी गूगल से बिल्कुल अलग रखा गया था। गूगल एंड्रॉइड के कोड को रिव्यू करता था उसे किसी भी प्रोडक्ट में डालने से पहले क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए। इस आइडिया को शुरुआत में रेजिस्ट किया गया। 1 या 2 साल बाद एंड्रॉइड टीम ने गूगल को अलाउ कर दिया कि वो उनके कोड को रिव्यू कर लें। एक गूगल एम्प्लॉय ने एंड्रॉइड की मिसाल गूगल के अंदर आइलैंड से दी उसके शुरुआती दिनों में, यानी वो एक सिक्रेटिव ग्रुप की तरह काम करता था अपने कल्चर के हिसाब से। एंड्रॉइड की स्ट्रेटेजी मोबाइल को लेकर बिल्कुल अलग थी बाकी गूगलर्स से, यानी अगर उन्हें एंड्रॉइड बनाने की वजह समझाई जाती उस वक्त 2005 या 2006 में तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता, गुड लक विद दैट। एंड्रॉइड आने से पहले गूगल का मोबाइल को लेकर ये गोल था कि वो अपने ऐप्स दूसरे मोबाइल पर ले जाना चाहते थे जैसे कि नोकिया और ब्लैकबेरी, जबकि एंड्रॉइड के साथ ऐसा था कि उन्हें गूगल का अपना सिस्टम बनाना था जिस पर अपनी सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इसके अलावा गूगल एप्स भी बनाने थे दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए, मगर शुरुआत में एंड्रॉइड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गूगल टीम को एक फोन डेवलप करने की जरूरत थी जो सॉफ्टवेयर यानी एंड्रॉइड पर चले। फिर उसके बाद उन्हें कैरियर ढूंढना था जो उस फोन को बेचे, तो उन्होंने चिप मेकर्स, स्मार्टफोन मेकर्स और वायरलेस कैरियर्स के साथ पार्टनरिंग की ताकि वो एक फोन बना सकें जो उस वक्त बहुत डिस्टर्बिंग था। एंडी के साथ काम करने वाले एक एम्प्लॉय एंडी के बारे में बताते हैं कि अक्सर वो लोग जो इंजीनियर्स की लैंग्वेज में बात करते हैं वो बोर्ड रूम में बैठकर सीईओज की बात नहीं सुन सकते, मगर एंडी में दोनों स्किल्स थी। गूगल और एंड्रॉइड ने मिलकर अपना पहला फोन बनाया G1 के नाम से, जो एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था। वो दूसरे लोगों को दिखाना चाहते थे कि एंड्रॉइड क्या कर सकता है ताकि वो उसे अपने फोन्स में यूज करें। 2007 में कोई भी कैरियर गूगल के साथ पार्टनर नहीं करना चाहता था पहले एंड्रॉइड फोन को लॉन्च करने के लिए। वेरिजॉन ने उन्हें मना कर दिया, स्प्रिंट भी इंटरेस्टेड नहीं था, AT&T ने उन्हें उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया। टी मोबाइल जिन्होंने बाद में एक्सेप्ट किया G1 को लॉन्च करने के लिए, उन्होंने भी शुरुआत में मना किया था। उस वक्त कैरियर फोन्स में कंटेंट बेचकर सारा प्रॉफिट अपने लिए रखना चाहते थे, इसलिए वो किसी भी और कंपनी के साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। असल में वो गेट कीपर्स थे, कस्टमर्स और उन कंपनीज के दरमियान जो फोन्स बनाती थी, और उस वक्त वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। एंड्रॉइड टीम को पता था कि टी मोबाइल उनका आखिरी चांस है। 6 महीने तक टी मोबाइल से नेगोशिएशन करने के बाद उन्होंने भी मना कर दिया क्योंकि वो गूगल के साथ काम नहीं करना चाहते थे। एंडी उन बहुत कम लोगों में से थे जो ये जानते थे कि उनकी टी मोबाइल के साथ डील कैंसिल हो गई है। वो डिसअपॉइंटेड थे, मगर वो उन लोगों में से नहीं थे जो गिव अप कर दें। उस वक्त वो जानते थे कि उनके पास तब भी बहुत लोग थे जिन्होंने उन्हें मना नहीं किया था, इसीलिए वो उन पर काम कर रहे थे। मगर वे टी मोबाइल ने डील एक्सेप्ट कर ली क्योंकि एंड्रॉइड के को फाउंडर निक सीयर्स ने टी मोबाइल के लिए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर काम किया था और उस वक्त वो सीईओ रॉबर्ट डॉडसन को कन्विंस कर पाए थे कि वो डील एक्सेप्ट कर लें। इसी के साथ गूगल ने अपने सबसे बड़े हर्डल को पार कर लिया था। उन्होंने एक कैरियर ढूंढ लिया था जिसकी वजह से वो अपना एंड्रॉइड मोबाइल लॉन्च कर सकते थे, मगर
पर जब गूगल G1 के फाइनल टचेस पर काम कर रहा था तो एप्पल ने अपना स्मार्टफोन रिवील कर दिया। एंडी इतना ज्यादा एक्साइटेड थे उस स्मार्टफोन को देखने के लिए। जब वो मीटिंग पर जा रहे थे तो उन्होंने अपने ड्राइवर को रुकवाया ताकि वो अपना वेबकास्ट खत्म कर सकें। उस वक्त एंडी ने अपने साथ गाड़ी में बैठे कलीग से कहा कि शायद वो उस फोन को शिप ना करा सकें। उसके बाद एंडी और उनकी टीम ने अपने ओरिजिनल प्लान्स को मॉडिफाई किया और एक ऐसे फोन को शिप किया जो उनके ओरिजिनल विजन से बिल्कुल अलग था। G1 के पहले वर्जन में टच स्क्रीन नहीं थी, न ही स्लाइड आउट कीबोर्ड था और इसे इस तरह से बनाया गया था कि वो ब्लैकबेरी के फैंस को अट्रैक्ट करे। एप्पल पहली कंपनी थी जिसने टच स्क्रीन को मोबाइल में यूज किया था और ये इस बात पर सोचा कि फ्यूचर में इसी तरीके से कंप्यूटर से इंटरेक्ट किया जाएगा। गूगल के एक एम्प्लॉय ने कहा कि वो एक गेम चेंजर था। जब एप्पल का स्मार्टफोन लॉन्च हुआ तो गूगल में सब कंफ्यूजन में पड़ गए थे कि उन्हें G1 को टच स्क्रीन के बगैर लॉन्च करना है या नहीं। इसकी वजह से उन्हें फिर से ड्राइंग बोर्ड की तरफ जाना पड़ा। इसी बात को गूगल के एक एम्प्लॉय सुमित अग्रवाल ने अलग तरह से एक्सप्लेन किया है, जो गूगल के हेड ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट थे। कंपनी इस तरह के फीचर्स पर आईफोन के रिवील होने से पहले ही काम कर रही थी, जिसमें पिंच टू जूम का फीचर था टच स्क्रीन डिवाइसेस के लिए। उन्होंने कहा कि उस वक्त ऐसा लगता था कि सबको टच स्क्रीन पर ही जाना था और यही फ्यूचर था। उनके मुताबिक एप्पल की वजह से एंड्रॉइड को उस तरफ बहुत जल्दी जाना पड़ा, मगर इसकी वजह से एंड्रॉइड ट्रैक पर थोड़ा पीछे आ गया। इसके अलावा आईफोन ने भी एंड्रॉइड की सक्सेस में कंट्रीब्यूट किया। आईफोन को रिलीज करने वाला AT&T था और उस वक्त इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी थी कि सबको ये लगा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। 2009 तक आईफोन की ग्रोइंग सक्सेस वेयरजोन के लिए मसला बन गई थी। उस वक्त वेयरजोन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था जो आईफोन के साथ कॉम्पीट कर सके। आईफोन ने फोन मैन्युफैक्चरर्स और कैरियर को एंड्रॉइड की तरफ पुश कर दिया था। कैरियर्स आईफोन को एक थ्रेट की तरह देख रहे थे उनके बिजनेस मॉडल पर। आईफोन के जरिए एप्पल के कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बन रहा था, न कि AT&T का, और कस्टमर्स कैरियर से AT&T पर स्विच कर रहे थे आईफोन को खरीदने के लिए। तो जब आईफोन अनाउंस हुआ तो एंड्रॉइड के लिए काफी आसानी हो गई थी कैरियर्स के साथ पार्टनरशिप करने में। आईफोन से अगर कंपेयर किया जाए तो एंड्रॉइड कैरियर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। एंडी और उनकी टीम ने उसे इस तरह से पिच किया था कि वो डेवलपर्स के लिए प्लेटफॉर्म लग रहा था, न कि कस्टमर्स के लिए, जिसकी वजह से कैरियर्स और मैन्युफैक्चरर्स कंफर्टेबल हो गए थे। गूगल में काम करने वाले एक एम्प्लॉय कहते हैं कि उस वक्त हमारी स्ट्रेटेजी थी कि हमें कैरियर्स की मदद करनी थी आईफोन के अगेंस्ट, ताकि आईफोन कैरियर्स को मार्केट से आउट ना कर सके। तो इसीलिए हमने इसी तरह की टर्म्स ढूंढी जिससे कैरियर्स खुश हों। कैरियर्स फोन्स को मॉडिफाई कर सकते थे और उसमें अपनी ब्रांडिंग भी डाल सकते थे, जिसकी वजह से उन्हें काफी कंट्रोल मिल गया था प्रोडक्ट पर। भले ही ब्लैकबेरी स्मार्टफोन मार्केट में बहुत नीचे आ चुका है, मगर वो 2000s में एक डोमिनेंट प्लेयर था। आईफोन ने अपने 2007 वाले लॉन्च के बाद मार्केट में स्ट्रांगली एंटर किया, मगर उस वक्त एंड्रॉइड रेडी नहीं था। वेरिजोन ने भी थ्रेट को देखा, मगर उसके पास कोई जवाब नहीं था, मगर मोटोरोला तैयार था। उसने एक एंड्रॉइड बेस्ड फोन बना लिया था। वो आईफोन जितना थिन नहीं था, बल्कि वो काफी बल्कि था और उसमें एक स्लाइड आउट कीबोर्ड भी था, मगर उस वक्त वही बेस्ट नॉन आईफोन था मार्केट में जब वो 2009 में रिलीज हुआ। वेरिजोन ने मोटोरोला के उस फोन की मार्केटिंग में $100 मिलियन खर्च किए, जिसका नाम ड्रॉइड था। ये नाम उन्होंने जॉर्ज लूकस से लाइसेंस किया था। वो उस वक्त नंबर्स में आईफोन जितना बड़ा नहीं था, मगर वो लोगों को एंड्रॉइड की तरफ लाने में सक्सेसफुल रहा। एंडी के प्लेटफॉर्म आखिर मेन स्ट्रीम आ गया और उसने आईफोन के साथ मार्जिनलाइज कर लिया। जोनाथन मैटर्स, जो एक फॉर्मर गूगल एम्प्लॉय हैं, वो बताते हैं कि मुझे याद है टोस्टिंग और चेयरिंग, जब हमने उस हर्डल को पार कर लिया था, उस वक्त सब डैशबोर्ड्स को देख रहे थे और खुश हो रहे थे जब पहले ही दिन एंड्रॉइड की सेल्स बढ़ रही थी। अगर आज कोई पूछता है कि एंड्रॉइड के सक्सेसफुल होने की क्या वजह थी, तो इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं होगा, बल्कि ये सब बहुत सी चीजों की वजह से पॉसिबल हुआ, जिनमें से एक ये था कि एंडी को ये पता था कि कैरियर्स को किस तरह से अप्रोच करना है 2000s में। एंडी को ये पता था कि वो अपनी पूरी पावर छोड़ने के लिए कभी राजी नहीं होंगे, तो उन्होंने एंड्रॉइड और गूगल की टीम के साथ मिलकर कैरियर्स को कन्विंस किया कि उन्हें कोई कन्विंस नहीं करेगा। इसके अलावा पहले एंड्रॉइड मोबाइल में सबके कंबाइन एफर्ट्स लगे थे, जिसमें मोटोरोला, गूगल और वेरिजोन शामिल थे। एंडी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आगे एंड्रॉइड के साथ क्या होता है, क्योंकि सुंदर पिचाई अब इसका ख्याल रखते हैं। मार्च 2013 में उन्हें एंड्रॉइड का इंचार्ज बने 2 साल हो गए। एंडी ने गूगल के एंड्रॉइड को छोड़ दिया और वो गूगल के रोबोटिक्स डिपार्टमेंट में चले गए। फिर 2014 में उन्होंने गूगल को छोड़ दिया ताकि वो अपने स्टार्टअप इंक्यूबेटर पर फोकस कर सकें, जिसे उन्होंने लिंक्डइन पर playground.global के नाम से लिस्ट किया हुआ है। एंडी एक एंटरप्रेन्योर है और उन्हें पता है कि किस तरह से कंपनी बनाई जाती है। इसी वजह से वो आने वाले हर्डल्स के लिए भी तैयार रहते हैं, जिसकी गवाही एंड्रॉइड देता है। एंडी ने ये साबित किया कि वो इम्पॉसिबल कर सकते हैं और पूरी वायरलेस इंडस्ट्री बदल दी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई जो कि मैंने एंडी रूबिन के ऊपर बनाई है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल के आइकन को दबाएंगे तो आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और हाँ, आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।